नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विज़न ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसको हम देखेंगे एक ही क्लास में, मैराथन क्लास में। इसका मुख्य टारगेट रहेगा यूपीएससी पैट 2023 वाला एग्ज़ाम। इसमें हमने वही टॉपिक लिए हैं, जैसे योजना आयोग लिया है, इसमें 5 ईयर प्लान मिलेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिलेगी आपको, हरित क्रांति मिलेगी, दुग्ध क्रांति मिलेगी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण मिलेगा, आरबीआई के कार्य, एलपीजी रिफॉर्म मिलेगा, इसमें जीएसटी मिलेगा, कर संरचना मिलेगी, और जो भी 2014 के बाद जो भी सुधार हुए हैं वो मिलेंगे। हम इन सब टॉपिक को एक ही क्लास में करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से। जो इस क्लास का संरचना है यानी स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि इसमें आपको टॉपिक वाइज थ्योरी भी मिलेगी और प्लस उसके एमसीक्यू यानी क्वेश्चन भी मिलेंगे। आज का मोटिवेशन कोट है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना है मंजिल तक जाने के लिए। यानी विकल्प तो बहुत मिलते हैं मार्ग को भटकाने के लिए, सबसे बड़ा विकल्प यही है तुम्हारा मोबाइल। उसमें भी अगर आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम है वो उससे भी बड़ा विकल्प है। अगर मार्ग भटकाना है तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये बहुत बड़े बड़े विकल्प हैं। अगर आपके पास ये विकल्प हैं तो आपको किसी विकल्प की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सोच के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है कि अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा कौन बनाता है, इंसान बनाता है। मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब बहुत बेकार है, लेकिन तुम उसको अच्छे से प्रयोग करो। उस पर पढ़ाई के बारे में बहुत सारी क्लासें, बहुत सारे उसका प्रयोग कर सकते हो। मेन चीज़ प्रयोग है, तुम्हारी सोच कैसी है। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है योजना आयोग से। योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग के देखते हैं हम, किसको? योजना आयोग। योजना आयोग के देखें तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। नियोगी समिति की सिफारिश पर मंत्रिमंडल द्वारा, जो नियोगी समिति थी उसने सिफारिश की, उसके बाद जो मंत्रिमंडल था, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उसके द्वारा इसका गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। यह एक गैर संवैधानिक है। कैसी? एक गैर संवैधानिक है। जो आयोग है कैसा है? गैर संवैधानिक है। सलाहकारी निकाय है। कैसा है? सलाहकारी निकाय है। इसका जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष पीएम होता है और उपाध्यक्ष को पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके ये तो हो गए टॉपिक, इसको देखते हैं। योजना आयोग, इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर, यानी नियोगी समिति की सिफारिश पर। किसकी? नियोगी समिति की सिफारिश पर मंत्रिमंडल के द्वारा। ये कैसा है? गैर संवैधानिक है। इसको भंग किया गया 2014 में, और इसी को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया इसी के स्थान पर। प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पीएम होता है इसका अध्यक्ष। उपाध्यक्ष पीएम द्वारा नियुक्त होता है, गुलजारी लाल नंदा प्रथम उपाध्यक्ष थे। अंतिम उपाध्यक्ष थे मोन्टेग सिंह। आगे देखते हैं। योजना आयोग भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद, योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1952 को। इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। इसका जो अध्यक्ष होता है, कौन अध्यक्ष? वो होता है पीएम। इसकी संरचना की बात करें, किसकी संरचना? तो इसमें केंद्रीय मंत्री प्लस सभी राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री होते हैं और सभी राज्यों के सीएम होते हैं। और जो यूटीए केंद्र शासित प्रदेशों के जहाँ पर सीएम है वो, और प्रशासक, ये सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। जो इसका कार्य होता है यानी जो योजना आयोग जो भी योजना बनाती है उसको क्रियान्वित करना अच्छे से, इसका ये कार्य है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? अगर भारत में देखें, भारत में जनक हैं MS स्वामीनाथन, और इसमें ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति, इसके बारे में देखते हैं। हरित क्रांति शब्द है वो विलियम गॉड ने दिया था। इसके जो हरित क्रांति के जनक हैं विश्व में कौन है? डॉक्टर E बोरलॉग, अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। भारत में MS स्वामीनाथन। और जो इसका प्रभाव पड़ा था भारत में, वो पड़ा था पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा फसल का उत्पादन हुआ था। तो इसकी शुरुआत हुई थी
1966-67 थर्ड 5 ईयर प्लान में। कब? 5 ईयर प्लान में, तीसरे में। इसके प्रमुख घटक देखें तो एक तो उन्नत बीज यानी अच्छी किस्म के बीज जैसे कि HYV हाई यील्ड वैरायटी बीज। रासायनिक उर्वरक उसकी ज़्यादा मात्रा में एक तो इसमें प्रयोग होने लगा, जैसे जो NPK का रेशियो होता है ये नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। लेकिन जब हरित क्रांति हुई तो इसका प्रयोग हुआ 8-3-1 इतना, यानी इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत बढ़ा दी गई। कीटनाशक का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ, खरपतवार नाशक का भी, सिंचाई का भी बहुत प्रयोग हुआ, क्योंकि हाई यील्ड वैरायटी बीज हैं तो उसमें सिंचाई की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इन सबको करने के लिए जो किसान है उसको ज़रूरत पड़ी साख यानी ऋण की, तो साख सुविधा भी उपलब्ध हुई। अब इसका प्रभाव देखते हैं। प्रभाव एक तो सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। जो सकारात्मक प्रभाव है यानी कृषि में उत्पादन में वृद्धि होगी, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए और गेहूँ और चावल के लगभग 10 गुना वृद्धि होगी। यानी पहले जहाँ 1 कुंटल होता था वहाँ कितना होने लगा? 10 कुंटल। और नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होने लगी, तो जल दोहन अत्यधिक होने लगा। जल दोहन अत्यधिक होने से मृदा की लवणता में वृद्धि होगी और कृषि के फलस्वरूप में परिवर्तन आ गया। आपको बताएं UPSSC पैट के लिए आप अगर इतना भी पढ़ के चले जाएंगे हो जाएगा काम। हरित क्रांति भारत में किस पंचवर्षीय योजना? ये बताया था तीसरी। हरित क्रांति में भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित यानी लाभ को प्राप्त हुआ था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन फ्लड यानी ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। किसमें? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। ये हुआ था 1970 में। कब हुआ था? 1970 में शुभारंभ हुआ था। जनक हैं वर्गीस कुरियन। यानी देश में दुग्ध उत्पादन, उद्देश्य है इसका दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। और आनंद गुजरात इसका शुभारंभ और स्थल है। नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की बात करें, यह है भारत का थिंक टैंक है, सलाहकारी निकाय है। कैसा है? सलाहकारी निकाय है। गैर संवैधानिक है। कैसा है? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसको मंत्रिमंडल द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल द्वारा इसको बनाया गया था, इसलिए गैर संवैधानिक निकाय है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत का पालन करता है, भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देता है। इसका जो अध्यक्ष है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। कौन? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और CEO। अध्यक्ष होता है PM, उपाध्यक्ष होता है PM द्वारा नियुक्त व्यक्ति और CEO होता है सचिव स्तर का अधिकारी। सचिव स्तर का अधिकारी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसी दिन योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया था। यहाँ देखते हैं 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम है। गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर एक गैर संवैधानिक निकाय है। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। परिचय भारत का प्रमुख थिंक टैंक। इसमें अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, पहले थे नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता था, पहले हैं अरविंद पनगड़िया। जो शासी परिषद है इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल व प्रशासक होते हैं। इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं 5 अधिकतम, अंशकालिक सदस्य हो सकते हैं 2 अधिकतम, पदेन सदस्य हो सकते हैं भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा नामित। विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित। मुख्य CEO ये होता है केंद्र का सचिव स्तर का अधिकारी। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। मिश्रित अर्थव्यवस्था इसको देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य? इसका होता है लाभ। इसका उद्देश्य सोचता है कल्याण, यानी मानव का कल्याण या समाज का कल्याण या लोगों का कल्याण। इसमें दोनों आते हैं, एक तो पूंजीवादी और दूसरी समाजवादी।
अब पूंजीवादी में लाभ होता है, उधर कल्याण। इसको देखें, इसको दिया था जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है, इसको दिया था एडम स्मिथ ने। किसने? एडम स्मिथ ने। इनकी जो सिद्धांत है वो है हस्तक्षेप का सिद्धांत। इन्होंने हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था, उसी में बताया गया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको दिया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की किताब है बुक दास कैपिटल। कौन सी है? दास कैपिटल। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी अधिक होती है, इसमें राज्य या सरकार की भागीदारी अधिक होती है। किसकी? सरकार की भागीदारी, इसमें दोनों की। इस सिद्धांत को दिया था जेएम किन्स ने। इसको देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित। उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। एग्जाम्पल है अमेरिका, ब्रिटेन। उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर किसका? राज्य यानी सरकार का स्वामित्व अधिक होता है। उत्तरी कोरिया की अर्थव्यवस्था, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण होता है। इसका उदाहरण भारत की अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखते हैं विदेशी संबंधों के अनुसार अर्थव्यवस्था। एक तो होती है खुली अर्थव्यवस्था, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। जो खुली अर्थव्यवस्था होती है उसमें आयात व निर्यात, आयात जो निर्यात होता है वो सभी देशों के साथ होता है। इसमें आयात व निर्यात नहीं होता है। आगे देखते हैं भारत में जो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसको देखते हैं। इसको समझने के लिए 3 गांव ले लो। मान लो गांव ए और गांव बी और गांव सी। जो गांव ए है वो बहुत ज़्यादा विकसित है, वहाँ पे यानी पक्के रोड हैं, आरसीसी है, अच्छे मकान बनने हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवा है, सब कुछ अच्छा है और सभी घरों में नौकरी लगी हुई है, तो उसकी पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। क्या? स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हेल्थ भी अच्छी होगी, सारा कुछ अच्छा है। उसी के अनुसार एक गाँव ले लो बी। उसमें क्या है? खरंजा है, खरंजा है, नाली है, एक आध 2 मकान अच्छे बन रहे हैं, पक्के बनने, प्लस्तर नहीं हो रहा है, खाली ईंटों के बनने हैं, उनमें से एक आध 2 घर में नौकरी हैं, यानी वहाँ की पर कैपिटा इनकम कैसी होगी? प्रति व्यक्ति आय थोड़ी इससे कम होगी। और इसमें क्या है? कच्चे, बिल्कुल कच्चे मकान हैं, कच्ची नालियाँ हैं, कच्चे रोड हैं, स्वास्थ्य सेवा अच्छी नहीं है। जो गाँव सी है उसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा पनपती हैं, मच्छर बहुत लगते हैं। तो ये कैसा? अल्प विकसित, यानी इसमें अल्प विकसित यानी इसमें विकास नहीं हुआ है और इसमें विकास करने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। आप इसमें अगर जो गांव सी है, अगर आप इसमें विकास करना स्टार्ट करोगे तो अगले 2-3 साल तक विकास ही होता रहेगा। यानी नालियाँ बनवाओ, फिर मकान बनवाओ, फिर लैट्रिन बनवाओ, स्वास्थ्य सेवा दो, यानी इसमें विकास होता ही रहेगा। इसमें क्या है? इससे कम है विकास, यानी इसमें खाली नालियाँ पक्की 1 आध 2 होनी है, जो खरंजे हैं उनको पक्का करना है आरसीसी, और बाकी के घर मकान पक्के करने हो, 1 आध 2 की नौकरी लग रही है, थोड़े की नौकरी लगवानी। इसमें क्या है? आपको कुछ करना ही नहीं है। इसमें विकास की जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल। कैसे? विकास की उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये है विकसित और विकासशील और अल्प विकसित। जो भारत है वो इसमें आता है, यूएसए इसमें आता है। यूएसए, चीन, ये बहुत विकसित देश हैं और ये विकासशील, यानी विकास चल रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है। आगे देखते हैं इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। इसको यहीं पे समझते हैं। 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी। कौन सी 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी? एक थी बैंक ऑफ बंगाल, एक थी बैंक ऑफ बॉम्बे, एक थी बैंक ऑफ मद्रास। इसकी स्थापना हुई थी 1806 में, इसकी हुई थी 1840 में, इसकी हुई थी 1843 में। इन तीनों बैंकों को मिलाकर बनी इंपीरियल बैंक। कौन सी? इंपीरियल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। फिर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये हुआ था 1 जुलाई 1955 में। किसमें? एसबीआई में। इसका तो ये हो गया। भारत में स्थापित प्रथम बैंक
बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, इसका कलकत्ता में मुख्यालय था। प्रेसिडेंसी बैंक 3 थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई 1921 में। इसका 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ था और होने के बाद बनी SBI। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ SBI में 1 जुलाई 1955 को। भारतीय थे, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा था? अवध कमर्शियल। इसका मुख्यालय था फैजाबाद, यूपी में। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा पहली बैंक थी पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी लाला लाजपत राय और हरदयाल सिंह वांकड़ा ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1894 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय था, हेडक्वार्टर लाहौर। फिर आज़ादी के बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया गया? दिल्ली में। आगे देखते हैं, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जुलाई 1969 में। इसको देखते हैं, 19 जुलाई 1969 को कितनी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। इस समय जो PM थी वो थी इंदिरा गांधी, फाइनेंस मिनिस्टर वो भी इंदिरा गांधी थी और गवर्नर LK झा थे। आगे देखते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ था 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का। 15 अप्रैल 1980 को हुआ था 6 अन्य बैंकों का। इन बैंकों की जो पूंजी थी वो थी 200 करोड़ से अधिक। इस समय जो PM थी वो थी इंदिरा गांधी और फाइनेंस मिनिस्टर थे R वेंकटरमन और गवर्नर थे IG पटेल। बंधन बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 2001 में, मुख्यालय कलकत्ता में। भारतीय महिला बैंक, इसकी स्थापना हुई थी कब? 19 नवंबर 2013 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। लेकिन ये कुछ ही समय तक चली, मात्र 4 साल तक लगभग, और 2017 में इसका विलय हो गया SBI में। उसी समय SBI में 5 SBI की जो सहायक बैंक थी, कौन सी? सहायक बैंक यानी SBI की सहायता के लिए बनाई गई थी, उनका भी विलय SBI में हो गया 1 अप्रैल 2017 को। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कौन सी? न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस में हो गया? पंजाब नेशनल बैंक में। 1 अप्रैल 2017 को मैंने बताया था 5 जो इसकी बैंक थी सहायक बैंक, उनका इसमें विलय हो गया। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक, इनका किस में विलय हो गया? SBI में। 1 अप्रैल 2019 को फिर हुआ विलय विजया बैंक और देना बैंक, इसका हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। किसका? विजया बैंक और देना बैंक का हो गया विलय किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों का विलय हुआ। किसका? 10 बैंकों का विलय हुआ। इसमें थी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनका हो गया पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट का हो गया केनरा बैंक में। इलाहाबाद बैंक का हो गया विलय इंडियन बैंक में। आंध्रा बैंक का हो गया, और आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक का हो गया था यूनाइटेड बैंक में, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्रीय कुल कितनी बैंक हैं? 12। अभी भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? SBI। और निजी बैंक कौन सा है? HDFC सबसे बड़ा। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? SBI। विदेशों में शाखा खुलने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, RBI के बारे में देखते हैं। जो RBI की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर और RBI एक्ट 1934 के अनुसार, 1934 के अनुसार। इसके बाद जब RBI की स्थापना हुई थी तो 100 रुपये के कितने? 100 रुपये के कितने? 5 लाख लोगों ने इसमें सहयोग किया था, यानी 5 लाख शेयर थे कितने? 100 रुपये के, जब इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1935 में। उसी समय लगभग 1935 से 1937 तक जो इसके गवर्नर रहे थे वो रहे थे ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन रहे थे? और ऑसबॉर्न स्मिथ। और इसी समय जो मुख्यालय था वो था कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। उसके बाद 1937 से 43 तक यहाँ पे रहे थे टेलर रहे थे इसके गवर्नर। और उस समय कलकत्ता से कहाँ पर आ गया मुख्यालय? मुंबई। फिर उसके बाद से अब तक मुंबई है। 1943 से लेकर 1949 तक कौन रहे? CD देशमुख रहे किसके? RBI के गवर्नर।
और इसी समय 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण से मतलब है इसको सरकारी कर दिया गया। यानी जो ये शेयर थे 5 लाख, जो 5 लाख शेयर थे उनमें से लगभग 3 लाख शेयर को सरकार ने खरीद लिया। इससे क्या है, वो कैसा हो गया, राष्ट्रीयकरण यानी सार्वजनिक। यानी 50% प्लस शेयर अगर सरकार खरीद लेगी तो उसका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा और वो एक तरह से सरकारी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो गया ये। इसको देखते हैं आरबीआई। आरबीआई की स्थापना यंग इल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार। इसका मुख्यालय मुंबई। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। म्यांमार के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था मार्च 1947 तक। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था 30 जून 1948 तक। प्रथम गवर्नर थे ऑसमोन स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। बैंकरों का बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक। अब देखते हैं आरबीआई के कार्य। इसका कार्य है पहला, यह है सरकार का बैंक है। किसका? सरकार का बैंक है। आपका बैंक है, सबका बैंक है, तो सरकार का भी एक बैंक होगा। अगला, ये बैंकों का बैंक भी है। किसका? बैंकों का बैंक। जैसे आपका बैंक है एसबीआई, तो एसबीआई का बैंक कौन सा है? आरबीआई। और तीसरा इसका काम है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन। यानी जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। अगला कार्य है ये मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। मौद्रिक नीति का निर्माण, ये सबसे मुख्य कार्य है। उससे भी मुख्य कार्य है ये साख नियंत्रण। क्या? साख नियंत्रण करता है। ये इसके कार्य हो गए। यही पूछते हैं एग्जाम में, अगर ये याद कर लिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसको देखते हैं। 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी। कितनी? 3। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो बैंक ऑफ बंगाल थी, इसकी स्थापना हुई थी 1806 में, इसकी हुई थी 1840 में, इसकी हुई थी 1843 में। और इन तीनों बैंकों को मिलाकर बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? इंपीरियल बैंक बना, इंपीरियल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। तो उसके बाद 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर ये बन गई एसबीआई बैंक। तो इसका हो गया 1 जुलाई 1955। भारत का सबसे व्यापारिक बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेबी, सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको देखते हैं, इसको देखें। इसकी जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल, कब? 12 अप्रैल 1988 को। इसका जो काम है, ये काम है शेयर बाजार का नियंत्रण। किसका? शेयर बाजार का नियंत्रण इसका कार्य है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई। जो इसको शक्ति प्राप्त होती है वो होती है एक्ट 1992। 1992 में ही इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके जो अध्यक्ष हैं, कौन अध्यक्ष? वो है माधवी पुरी बुच, इसकी अध्यक्ष हैं। इतना ही बहुत है, हो गया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पूरा नाम इसका ये है। हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। राष्ट्रीयकरण हुआ था 30 जनवरी 1992 को। मुख्यालय मुंबई है। शेयर बाजार का नियंत्रण करता है। बुल एंड बियर, इसका संबंध है स्टॉक बाजार या शेयर बाजार। इसको देखते हैं। इसको बोलते हैं बीएससी, इसको बोलते हैं एनएससी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका गठन हुआ था 1875 में। इसका गठन हुआ था 1992 में। ये एशिया का सबसे पुराना है। किसका? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स है सेंसेक्स। इसका है निफ्टी। मुख्यालय की बात करें
इसका है मुंबई, इसका भी मुंबई। आगे देखते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। जो इसका काम है यानी एमएसएमई, जो लघु उद्योग हैं जैसे एमएसएमई हो गया, इनको लोन देना। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रण किया जाता है इर्दरा द्वारा। इसको देखते हैं, इसका गठन हुआ था क्या? गठन 1999 और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में। मुख्यालय कहाँ पर? हैदराबाद। LIC, LIC जीवन बीमा निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को, 1 सितंबर 1956 को। तो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई। आगे देखते हैं, नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसको देखते हैं, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म होगी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। किसकी? शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई में। तो इसका हो जाएगा 88, सॉरी इसमें 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1982, 12 जुलाई 1982 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? इसको देखते हैं, प्रत्यक्ष कर वो होता है जिस पे लगाया जाता है तो उसी पे लिया जाता है, यानी जिस पे लगेगा उसी को देना पड़ेगा। इसमें होता है किसी पे लगाया और किसी को देना पड़ेगा। जैसे प्रत्यक्ष कर हो गया, आयकर हो गया, निगम कर हो गया, उपहार कर हो गया, धन कर हो गया, और संपत्ति जो संपत्ति खरीदते हैं उस पर कर हो गया। जैसे आपकी इनकम है, आप कमा रहे हैं तो आप ही को जो टैक्स है वो भरना पड़ेगा, प्रत्यक्ष कर। निगम कर कॉरपोरेट टैक्स होता है, उपहार कर, धन कर, ये कैसे? अप्रत्यक्ष कर रहे हैं, सॉरी प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष कर में GST हो गया, उत्पाद कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, कस्टम ड्यूटी, और सेवा कर हो गया। ये कैसे हैं? अप्रत्यक्ष कर, किसी पे लगाए जाएंगे और किसी से भुगतान। अगर आप चिप्स खरीदते हैं तो टैक्स उस पर लगाया जाता है, चिप्स पे, पैकेट पे, लेकिन उसको जो उपभोग करता है वो देता है, यानी उपभोक्ता। तो ये कौन सा है? GST, अप्रत्यक्ष कर। यहाँ देखते हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह एक अप्रत्यक्ष कर है, लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। उसी दिन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में, ठीक है। ये अब एक देश एक टैक्स प्रणाली को लागू करता है। भारत में GST सेवा जो स्लाइड हैं वो हैं 0 है, 5 है, 12 है, 18 है और 28। 0, 5, 12, 18, 28, तो सर्वोच्च कितनी है? 28। इसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र होता है जो कृषि से संबंधित रहता है। किससे? कृषि से। ये औद्योगिक, किससे? औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र या निर्माण क्षेत्र। ये है सेवा क्षेत्र। कौन सा? सेवा क्षेत्र। उसमें देखें जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका GDP में योगदान रहता है 17%, लेकिन यहीं पे अगर देखें 1949 में तो इसका था लगभग 54% इसका योगदान था GDP में। अभी कितना है? मात्र 17%। और इसका है अभी GDP में योगदान 54%। और इसका है द्वितीय क्षेत्र का GDP में योगदान लगभग 27 से 28%। इतना है GDP में योगदान। इसको बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बोलते हैं। और इसमें जो रोजगार है लगभग 51%, यानी जो भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसके 50% लोग किस में रहते हैं? कृषि में। कृषि से रोजगार प्राप्त करते हैं। यहाँ से प्राकृतिक उत्पाद होता है, जैसे रॉ मटेरियल। कौन सा? रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। इसमें आते हैं वन आता है, मछली पालन आता है,
मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि हो गई और खनिज हो गई। ठीक है, इधर सेवा होगी जीएसटी, ये तृतीय क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी समस्त गतिविधियां जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य हो गया, खनन हो गया, उत्खनन, ये हो गया कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र है यहाँ से मिलेगा रॉ मटेरियल, इसको हम मशीन में डालकर एक फिनिशिंग या फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, इसको बोलते हैं औद्योगिक। औद्योगिक गतिविधियाँ जैसे विनिर्माण, निर्माण, गैस, विद्युत आपूर्ति, अन्य औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ से इसको ले जाएंगे मार्केट में सर्विस के लिए। तो इसमें आते हैं, तीसरा क्षेत्र होता है विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, रियल इस्टेट हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया। इसके बाद चौथा भी एक होता है क्षेत्र जिसमें शिक्षा, खोज, अनुसंधान होते हैं। उसमें पाँचवा होता है, इसमें वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उच्च किस्म के सरकारी अधिकारी, कंपनियां उच्च। इसमें देखते हैं परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आता है? ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र में कौन है? विपणन यानी मार्केटिंग। भारत ने किस वर्ष आर्थिक सुधार को अपनाया? एलपीजी रिफॉर्म, ये हुआ था 1991 में। एल से उदारीकरण, उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये आ जाता है। यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या हुआ था? जो मिश्रित समाजवाद से मिश्रित पूंजीवाद की ओर बढ़ा भारत। यानी मिश्रित से मतलब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसमें क्या था? जब 1991 के पहले तो हमारा झुकाव था वो समाजवादी की तरफ था, यानी हमने समाज के लिए बहुत सेवा की, समाज सब चीज़ सरकार की, सब चीज़। उसके बाद क्या हुआ? ये पूंजीवाद और समाजवाद में से हमने सबसे ज़्यादा झुकाव दिया पूंजीवाद की ओर, यानी प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र की ओर, लाभ की ओर। ये तो इसमें इसी समय जो हमारे पीएम थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर्स थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसको देखते हैं। नई औद्योगिक नीति 1991, 24 जुलाई 1991 को इसको लागू किया गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मिश्रित समाजवाद से किधर हो गया अग्रसर? पूंजीवाद, समाजवाद। ये 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने किया था इसका लागू। और उसी समय जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब देखते हैं पंचवर्षीय योजना को। सुमेलित नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये ठीक है 51 से 56 तक चली। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चली। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 67 तक। और उसके बाद 67 से लेकर 69 तक क्या रहा? अवकाश। तो ये गलत हो गया, इसका आंसर ये हो गया। यहाँ देखते हैं अवधि 51 से 56 तक। मॉडल है हेरोडोमन मॉडल। उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास, इस पर फोकस किया गया कृषि पर। लक्ष्य था 2.1 का, लाभ हुआ प्राप्ति, यानी इसमें क्या हुआ? लाभ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट हुआ। पहली पंचवर्षीय जो योजना थी इसका जो उद्देश्य वो है कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर थी? हेरोडोमन मॉडल। और द्वितीय पीसी महालनोबिस। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हेरोडोमर। और ये सेकंड पंचवर्षीय योजना का। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 51 से 52 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस। अवधि 56 से 61। पीसी महालनोबिस 4 क्षेत्रीय मॉडल पर। इसमें एक तरह से औद्योगिकरण सबसे वो था मुख्य लक्ष्य, एक तरह से कामयाब एवरेज रही। इसी में भिलाई रूस के सहयोग से दुर्गापुर, ब्रिटेन के सहयोग से राउरकेला, जर्मनी के सहयोग से प्लांट को लगाया गया। समाज में सामाजिक प्रणाली पर आधारित औद्योगिक नीति 1956। भारत में आर्थिक नियोजन किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। पंचवर्षीय योजना कौन सी?
भिलाई दूसरी में। तृतीयक पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक। चक्रवर्ती मॉडल था। आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन, ये तो पूरी गड्ढे में चली गई, कुछ था ही नहीं, यानी हानि में। इस योजना के दौरान 1962 से 65 में पाकिस्तान से और 66 में सूखा पड़ा था। 3 आर्थिक जो 1900 ये अवकाश हुआ था। प्राथमिक कृषि उत्पादन पर बल दिया गया। भारत में हरित क्रांति इसी में हुई थी। अब देखते हैं कुछ सुधार। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा, ये कब का है? 1973 का। 1 जनवरी 1974 से लागू हुआ था। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999, ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2000 को। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति पहली बार 1 अप्रैल 2000 को लागू की गई। भारत में एशिया का पहला निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। औद्योगिक नीति 1991 द्वारा भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इसके द्वारा देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की। रंगराजन समिति की सिफारिश के आधार पर 2016-17 के बजट में योजनागत एवं गैर योजनात्मक व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसकी PDF चाहिए तो विज़न ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और टेलीग्राम पर जाना चाहते हैं तो विज़न ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर इसकी PDF ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।